A very good morning, students. Today we will start the next new topic, which is called the stress. आज हम जो है टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो कौन सा है? स्ट्रेस के बारे में पढ़ेंगे. स्ट्रेस इज नथिंग बट इट इज द डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया. डिफॉर्मिंग फोर्स में हमने पढ़ा था लास्ट टाइम वीडियो में. डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होती है? ठीक है, कि जो किसी पर्टिकुलर बॉडी की शेप और साइज को चेंज कर देती है, दैट काइंड ऑफ फोर्स इज कॉल्ड एज द डिफॉर्मिंग फोर्स. तो देखो यहाँ पे हमारे पास स्ट्रेस क्या होगा. अगर मैं एक बॉडी कंसीडर करता हूं कुछ इस शेप में, ठीक है, तो इसके ऊपर जो फोर्स अप्लाइड होगी, जैसे ही मैं इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करूंगा सम काइंड ऑफ द फोर्स, तो एक यूनिट एरिया के अंदर जो फोर्स अप्लाइड होगी, ठीक है, एक यूनिट एरिया के अंदर जो फोर्स अप्लाइड हो रही है उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेस बोला जाता है. उस पर्टिकुलर फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेस बोलते हैं. तो स्ट्रेस का हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा? स्ट्रेस इज नथिंग बट इट इज द डिफॉर्मिंग फोर्स. क्या होती है ये? डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया. यानी कि एक यूनिट एरिया के अंदर कितनी डिफॉर्मिंग फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो उसी को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेस. इसी डिफॉर्मिंग फोर्स को हम इस तरीके से लिखते हैं, दैट इज द रिस्टोरिंग फोर्स. रिस्टोरिंग फोर्स. ठीक है, अब यहां पे समझ सकते हो कि भाई रिस्टोरिंग फोर्स क्या चीज होती है. देखो, अगर हम रिस्टोरिंग फोर्स को समझना है तो कुछ इस तरीके से समझते हैं. एक मेरे पास स्प्रिंग है, मैंने क्या किया, इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके क्या किया, इसको कुछ इस शेप में स्ट्रेच कर दिया. क्लियर है बात? अब जब मैंने इसके ऊपर रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाई की हुई है, दैट इज कॉल्ड द डिफॉर्मिंग फोर्स. इस फोर्स का हम क्या बोलेंगे? डिफॉर्मिंग फोर्स बोला जाएगा. क्लियर है? अब ये डिफॉर्मिंग फोर्स ने किया क्या? इसकी शेप और साइज को चेंज कर दिया. जब शेप और साइज चेंज होगी तो इसी फोर्स का हम क्या बोलेंगे? डिफॉर्मिंग फोर्स. बट जब हम इस डिफॉर्मिंग फोर्स को अप्लाई कर रहे थे, एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स विल कम्स इनटू द प्ले. किसके अंदर? मटेरियल के अंदर ही एक नई तरह की फोर्स जनरेट हो जाती है, व्हिच इज कॉल्ड एज द रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं हम इसको. क्या नाम देते हैं? रिस्टोरिंग फोर्स, which is opposite to that of the deforming force. ठीक है, तो ये रिस्टोरिंग फोर्स का अमाउंट उतना ही होगा जितना हम डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. अगर इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं 10 न्यूटन की इन द आउटवर्ड डायरेक्शन टू डिस्टॉर्ट द शेप ऑफ द बॉडी, बॉडी की शेप को डिस्टॉर्ट करने के लिए 10 न्यूटन की फोर्स मैं आउटसाइड में अप्लाई कर रहा हूं, तो 10 न्यूटन की ही रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो इनवर्ट में प्रोड्यूस हो जाएगी. समझे बात? अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि भाई रिस्टोरिंग फोर्स आती कहां से? दैट इज कम्स फ्रॉम द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स. अगर मैं एक मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट कंसीडर करता हूं तो ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ बॉन्डेड होते हैं इस तरह से. ठीक है, तो ये बॉन्डेड बॉन्ड्स जो होते हैं वो स्ट्रांगली बॉन्ड होते हैं. अगर मैं इसकी शेप को थोड़ा सा चेंज भी कर देता हूं, यानी कि अगर मान लो इसको थोड़ा सा खींचा मैंने आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो थोड़ा इसकी शेप में चेंज आ जाएगा, नहीं यानी कि नई शिफ्टिंग जो यहाँ पे हो जाएगी. तो जैसे ही मैंने इसके ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करके इसको थोड़ा सा चेंज किया तो इसके अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स आएगी. वो रिस्टोरिंग फोर्स किसकी वजह से होगी? ये जो बॉन्डिंग है एक दूसरे के बीच में काम कर रही है, जो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्डिंग है वो बॉन्डिंग के काम करेगी, इसको वापस ले आने के लिए काम करेगी. दैट इज कॉल्ड द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. क्या बोला जाता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सिंग. तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, कहां से ये ओरिजिनेट होती है? क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, तो हम स्ट्रेस का फार्मूला कुछ इस फॉर्म में लिखते हैं, दैट द स्ट्रेस इज नथिंग बट इट इज द डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया. एक यूनिट एरिया के ऊपर मैंने कितनी डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई की है, दैट पर्टिकुलर फिनोमेना इज कॉल्ड एज द स्ट्रेस. ठीक है, तो इसका फार्मूला मैं ऐसे लिखते हैं, स्ट्रेस, सॉरी यहां पे स्ट्रेस होगा, तो इट इज रिटन एज फोर्स पर यूनिट वाट एरिया. फोर्स क्या है? डिफॉर्मिंग फोर्स या रिस्टोरिंग फोर्स, दोनों में से कोई एक फोर्स ले लो, क्योंकि दोनों का अमाउंट क्या होता है? इक्वल ही होता है. ठीक है, बट इनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है. ठीक है, तो ऐसा यूनिट बन जाएगी, इसके यूनिट्स क्या बन जाएंगे? न्यूटन मीटर इनवर्स के. क्यों? क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला होता है न्यूटन, ऐसा यूनिट होती है न्यूटन, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, ऊपर ले जाएंगे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर. और सीजीएस में अगर आप इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो? सीजीएस में न्यूटन की यूनिट करते हैं डायम्स. ठीक है, सेंटीमीटर इनवर्स स्क्वायर. ये बन गया इसका ऐसा सेंस हो गया, सीजीएस सिस्टम में फार्मूला बन गया. ठीक है, इसी का ही डायमेंशन फार्मूला अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो फोर्स का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है? mlt - (2) मास इनटू एक्सेलरेशन अपॉन एरिया. एरिया का डायमेंशन फार्मूला l².
तो एल स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो देखो क्या बन जाएगा, m l की पावर -2 + 1 -1 -2. That is the dimension formula of nothing but the stress. So all these parameters are related to that of the stress. क्लियर हुई बात ये? अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ द स्ट्रेस. एक मिनट रुकना जरा. ठीक है, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस के बारे में हम डिस्कस करते हैं. तो देखो स्ट्रेस की टाइप्स क्या क्या होती हैं. हमारे पास स्ट्रेस की अलग अलग टाइप्स आती हैं. स्टेटमेंट सभी की सेम ही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे हम लोग. फर्स्ट टाइप आती है हमारे पास नॉर्मल स्ट्रेस. ठीक है, व्हेन द फोर्स अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द एरिया. ठीक है, फोर्स अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द एरिया, यानी कि जब हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो परपेंडिकुलरली कर रहे हैं किसी एरिया के ऊपर. जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था, ये एग्जांपल मान लेता हूं मैं. ठीक है, इस बॉडी के ऊपर मैंने फोर्स अप्लाई की थी, तो इस बॉडी के ऊपर फोर्स ऐसे अप्लाई की थी. सो दैट काइंड ऑफ द फोर्स इज कॉल्ड एज द नॉर्मल स्ट्रेस. इसी को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस. यानी कि एरिया की ये परपेंडिकुलर फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, तो दोनों के बीच का एंगल जो बनेगा 90 डिग्री का नॉर्मली है. ठीक है, तो दिस काइंड ऑफ द स्ट्रेस इज कॉल्ड एज द नॉर्मल स्ट्रेस. अब नॉर्मल स्ट्रेस की हमारे पास दो तरह की टाइप आती है. कैसी? एक होती है टेंसाइल स्ट्रेस. टेंसाइल स्ट्रेस का मतलब क्या हुआ, मान लो मेरे पास एक मटेरियल है कुछ इस शेप में. ठीक है, मैंने क्या किया, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई की इन द आउटवर्ड डायरेक्शन. तो जैसे ही मैं इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा हूं आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो इसकी लेंथ जो है वो इंक्रीज कर जाएगी. लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी. तो इसी तरह की स्ट्रेस को हम क्या बोलते हैं, टेंसाइल स्ट्रेस. टेंसाइल स्ट्रेस बोला जाता है इसको. क्लियर हुई बात ये, जिसमें मटेरियल की लेंथ जो है वो इंक्रीज कर रही है. दैट काइंड ऑफ स्ट्रेस टेंसाइल स्ट्रेस. उसी तरह से सेकंड पार्ट आता है कंप्रेसिव. अब इस बॉडी के ऊपर मैं बैकवर्ड डायरेक्शन में ना फोर्स अप्लाई करते हुए कैसे फोर्स अप्लाई करूंगा, इनवर्ड फोर्स अप्लाई करूंगा. और ये जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं हम परपेंडिकुलर टू द सरफेस कर रहे हैं. क्लियर है? तो इसकी वजह से क्या हुआ, ये बॉडी की शेप जो है थोड़ी छोटी हो जाएगी इस तरह से. तो दिस काइंड ऑफ द स्ट्रेस इज कॉल्ड एज द कंप्रेसिव स्ट्रेस. कंप्रेसिव स्ट्रेस बोला जाता है इसको. क्लियर होगी बात? टेंसाइल का मतलब जब उसकी लेंथ में इंक्रीज हो रहा है, कंप्रेसिव का मतलब जब हम उसको कंप्रेस कर रहे हैं. ठीक है, उसका साइज छोटा कर रहे हैं. तो दिस इज द टाइप्स ऑफ द नॉर्मल स्ट्रेस. तो नॉर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला, सॉरी फॉर्मूला नहीं, डेफिनेशन सेम एज दैट ऑफ दिस स्ट्रेस. फॉर्मूला सेम रहेगा, बस छोटा सा चेंज होगा कि जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं दैट इज द परपेंडिकुलर टू द सरफेस. क्लियर हुई बात ये? और यू कैन आल्सो राइट इट एज द डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया. नथिंग, नो चेंज नहीं है इसमें कोई भी. क्लियर हुई बात ये? ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास वर्क स्ट्रेस. वर्क हम रिप्रेजेंट करते हैं वर्क स्ट्रेस, या फिर इसको हम बोलते हैं हाइड्रोलिक स्ट्रेस. जब वर्क और हाइड्रोलिक की बात आती है तो दिस इज द रिलेटेड टू दैट ऑफ द फ्लूइड्स. इससे रिलेट करते हैं हम इसको फ्लूइड से. और फ्लूइड्स में क्या क्या इंक्लूड होता है, लिक्विड as well as the gases. क्लियर है? और नॉर्मल स्ट्रेस जो हम यूज करते हैं वो सिंपल सॉलिड बॉडीज के लिए यूज किया जाता है. किसके लिए यूज किया जाता है, सॉलिड बॉडीज के लिए. बल्क हाइड्रोलिक स्ट्रेस आ जाती है. ठीक है, अब इसमें क्या होता है, बल्क और हाइड्रोलिक स्ट्रेस, द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी बट चेंजेस द वॉल्यूम ऑफ दैट बॉडी. अगर मान लो मेरे पास कोई एक स्फेरिकल स्फीयर है. ठीक है, मैं इसके ऊपर क्या करता हूं, फोर्स अप्लाई करता हूं. ये मैंने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई की, तो फोर्स अप्लाई करने की वजह से क्या हुआ, इसकी शेप जो है थोड़ी कम हो गई. इतना पहले वॉल्यूम इतना था, फिर इसके वॉल्यूम में चेंज आ गया कितना, माइनस ऑफ डेल्टा. माइनस साइन इंडिकेट करेगा कि वॉल्यूम जो है डिक्रीज करवा रहे हैं हम लोग. ठीक है, तो जब मैंने इसके वॉल्यूम को चेंज कर दिया, व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ दैट बॉडी, इसमें चेंज हुआ, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ दैट बॉडी. ठीक है, तो दैट काइंड ऑफ द स्ट्रेस इज कॉल्ड एज द बल्क स्ट्रेस और हाइड्रोलिक स्ट्रेस बोला जाता है. क्लियर होगी बात ये? वर्क स्ट्रेस और हाइड्रोलिक स्ट्रेस क्या होती है, व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, दैट काइंड ऑफ द स्ट्रेस इज कॉल्ड एज द वर्क स्ट्रेस और हाइड्रोलिक स्ट्रेस बोला जाता है. ठीक है, नेक्स्ट आता है टेंजेंशियल स्ट्रेस. मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या होती है, देखो यहाँ पे, इफ वी हैव अ बॉडी, मेरे पास एक बॉडी है. ठीक, ये मेरे पास एक बॉडी है
कुछ इस शेप में। तो क्या हुआ, अब मैं इस बॉडी के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करूंगा। कैसी फोर्स अप्लाई करूंगा? दैट फोर्स मस्ट बी इक्वल टू द टेंजेंशियल टू द सरफेस। सरफेस के टेंजेंशियल होनी चाहिए। नॉर्मल स्ट्रेस हम कैसे अप्लाई कर रहे थे? इस तरह से फोर्स, यानी कि अपर डायरेक्शन से परपेंडिकुलर टू द सरफेस। लेकिन अब जब मैं फोर्स अप्लाई करूंगा कुछ इस तरीके से, आगे की डायरेक्शन में, टेंजेंट टू द सरफेस, इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करूंगा। क्लियर हुई बात की? जैसे इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो बॉडी का जो ऊपर का पोर्शन है, बॉडी का जो ऊपर का पोर्शन है वो क्या होगा? थोड़ा सा स्लाइड कर जाएगा आगे की तरफ। देखो तो इसमें चेंज कैसा आ जाएगा। फिर अगर इस चेंज को देखता हूं मैं तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। फिर मेरे पास ओरिजिनल बॉटम वाला सरफेस वैसे का वैसा ही रहेगा, बट ऊपर का सरफेस जो है लिटिल बिट एंगल से क्या हो जाएगा? ये शिफ्ट हो जाएगा। देखो बॉटम का फेस वही का वही रहा, लेकिन अब ये जो सरफेस है उसके कंपैरिजन में देखो ये सरफेस कितने एंगल से शिफ्ट हो गया है? अरे थीटा एंगल से क्या हो गया है? ये शिफ्ट हो गया है। तो जब हम इस तरह की फोर्स अप्लाई करते हैं किसी बॉडी के ऊपर टू चेंज द अपर फेस ऑफ द बॉडी, ऊपर वाला फेस चेंज कर दिया ना मैंने। देखो ऊपर वाला फेस तो इस तरह से, इस तरीके से फोर्स मैंने अप्लाई की तो ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। टेढ़ा मतलब इसके नीचे वाला पोर्शन ऐसा वही का वही रहा, लेकिन आगे वाला ऊपर वाला पोर्शन तो आगे की तरफ शिफ्ट हो गया। So this kind of the force is called as the tangential stress बोला जाता है। क्लियर होगी बात की? इसको क्या बोलते हैं हम? tangential stress। ठीक है, tangential stress बोला जाएगा इसको। क्लियर होगी बात सभी को ये? ठीक है, this force is called as the tangential stress। So this one is all about the stress। Okay? अच्छा, one more thing, formula is और डेफिनेशन सभी के लिए सेम ही रहेगी। फॉर्मूला क्या बनेगा? स्ट्रेस, चाहे इसका लिखो चाहे कंप्रेसिव का लिखो या बल्क का लिखो, इन सभी के लिए लिखो। तो स्ट्रेस विल कम आउट टू बी, कितना बनेगा स्ट्रेस का फॉर्मूला? दैट इज द फोर्स पर यूनिट एरिया। क्लियर है बात सभी को ये?